हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। इस वीडियो में हम डाटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे मतलब पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जो इसके अंदर जो टॉपिक्स यूज होते हैं, जो टर्म्स यूज होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होता है चैप्टर के लिए। यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। कोई भी एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि वो टर्म्स जो एक्सरसाइज में यूज हुई हैं आपको उनका पहले से ही पता हो, तो आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। डाटा हैंडलिंग का ये चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है बच्चे? देखिए, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है, पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर, यानी पिक्चर हम बनाएंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ चीज़ों को इस तरीके से लिखता हूँ। मान लो स्टूडेंट हैं क्लास में, ABCD 4 स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट के नेम है ये, ठीक है बच्चे। स्टूडेंट के नेम है और उनके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स जो है, मान लीजिए A स्टूडेंट के पास फॉर एग्जांपल 20 नोटबुक्स हैं, ठीक है। B स्टूडेंट के पास मान लीजिए 25 हैं, और C के पास 15 हैं, और D के पास मान लीजिए 10 नोटबुक्स हैं। तो इसको आपने पिक्टोग्राफ से, इस डेटा को आपने पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। यानी पिक्टोग्राफ है या बार ग्राफ है, आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, बार ग्राफ पढ़ा होगा। बार ग्राफ में भी डबल बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फिर इसी में जो है एक पाई चार्ट आएगा, हम पढ़ेंगे इसमें, आपके चैप्टर में आगे आएगा। इसी वीडियो में हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये हैं क्या, डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जो एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, उस टेबल को अलग अलग वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पिक्टोग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, बार ग्राफ से कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं पिक्टोग्राफ। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट हैं, ABCD, ये 4 स्टूडेंट हैं। ये आपके पास, ये आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट जिनके नाम है ABCD, उनके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को आपने पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है या रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स जो दी हुई हैं, जैसे 20, 25, 15, आपको नोटबुक्स की पिक्चर बना लेनी है। तो नोटबुक्स की पिक्चर आप बना लीजिए। मान लीजिए ये नोटबुक्स की पिक्चर मैंने इस तरीके से बना ली, ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चे। ये मान लीजिए नोटबुक्स है आपकी, ठीक है। बच्चे के पास पिक्चर आप जैसी मर्जी, आपको ड्राइंग अच्छी आती है तो आप अच्छी बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आप किसी स्टूडेंट के पास क्या है, नोटबुक्स है। तो ये नोटबुक्स जो है, मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 नोटबुक्स इज इक्वल टू, ये वाली पिक्चर जो है, ये वाली पिक्चर 10 नोटबुक्स को, या मैं कह दूँ चलो 10 ही हमने मान लिया, या 5 भी आप ले सकते हैं। तो 10 नोटबुक्स को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर A स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, 20 नोटबुक्स हैं। तो 20 नोटबुक्स हैं, तो नंबर ऑफ ये जो पिक्चर बनेंगी नोटबुक्स की, कितनी पिक्चर बनेंगी बच्चे? ये आपकी 2 पिक्चर बन जाएंगी, क्योंकि एक पिक्चर है वो कितनी नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 10 नोटबुक्स को। तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ B के पास कितनी है, 25 है। तो 25 के लिए हम क्या करेंगे, 20 के लिए तो क्या हो जाएगा आपका, 2 पिक्चर बन जाएंगी। हम 2 ड्रॉ कर देंगे, ये कंप्लीट। ये 10 ये होगी, 10 ये होगी, तो 20 होगी। बट यहाँ पर कितना है, 25 है, यानी 5 और है। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, इस पिक्चर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इस तरीके से इसको हम हाफ ले लेंगे, यानी कि ये जो शो करेगी, ये कितनी नोटबुक्स को शो करेगी, ये 10 नोटबुक्स को शो कर रही है, और ये कितना नोटबुक्स को शो कर रही है, ये 5 नोटबुक्स को। तो हाफ बना देंगे हम इसमें। इस तरीके से जो है आपका ये पिक्टोग्राफ बनेगा। अब C के पास कितनी है, 15 है। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, 10 के लिए तो हमें पता है कि ये एक पिक्चर जो है कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को। तो 5 और करेंगे, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, हाफ एक बना देंगे पिक्चर इस तरीके से। तो ये 15 हो जाएंगी। D के पास कितनी है, 10 है। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पिक्चर जो है
वो ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका जो है किसको रिप्रेजेंट, ये किसको, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इसको हमने पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट किया है। इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, या नंबर ऑफ पेन्स ले लिया, या किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसी टाइप की आप क्या बना लेंगे, पिक्चर बना लेंगे और उसको जो है आप पिक्टोग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पिक्टोग्राफ के बाद पढ़ते हैं हम बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में आपने पीछे पढ़ा होगा कि बार ग्राफ दो तरह के होते हैं, एक सिंगल बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है। तो बार ग्राफ होता क्या है, बेसिकली वही रिप्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन को, डेटा को रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बार ग्राफ। तो हम किस तरीके से बार ग्राफ को जो है करेंगे, मान लीजिए यही इसी तरह की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, ABCDE 5 स्टूडेंट हैं, या नाम भी लिख सकते हो आप कोई भी, उनको, या सब्जेक्ट ले लीजिए, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि ये 5 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम उधर लेंगे, इसमें हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लेते हैं और मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिर उसके बाद आपका साइंस एंड SST, 5 सब्जेक्ट हैं। और कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने हिंदी में मार्क्स लिए हैं 10, इंग्लिश में मार्क्स लिए हैं 15, मैथ्स में लिए हैं उसने 12, साइंस में लिए हैं 16 और SST में लिए हैं उसने 18। आउट ऑफ 20 हम मान लिया कि कोई स्टूडेंट है, A मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को आप बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे हम बार ग्राफ में, हमने वही लेना है, 2 लाइनें लगानी है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है बच्चे, ये 2 लाइनें हो गई आपकी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 स्टार्ट होगा। इस तरफ लिखेंगे आप सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है बच्चे, और इधर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मार्क्स हो जाएंगे, ये क्या है, मार्क्स है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। हिंदी में किसी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, A कोई स्टूडेंट है, उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 10 मार्क्स लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, 10, 15, 12, 16, 18, यानी 10 से ऊपर ही है। तो हम एक यूनिट लेंगे, प्रॉपर यूनिट, यहाँ पर हम मार्क्स हमने रिप्रेजेंट किया है, तो हम यूनिट ले लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। जैसे हम 3 की टेबल में ले लेते हैं, 3 2 6, आप जो मर्जी लेना चाहें, 9, 12, 15, 18, 21, बस मैक्सिमम 21 ही है। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो विषय है वो है आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में किसी स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए हैं, तो 10 कहाँ पे होगा, 9 और 12 के बिल्कुल बीच में, तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 के बाद क्या होगा, 10, फिर 11 और फिर 12, इस तरीके से होगा आपका 9, 10, 11, 12। तो हमें 10 के सामने जाएंगे। एक हम ना बार ग्राफ में, जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल बार बनाना है, और जो बार हम बनाएंगे उनके बीच में हमने गैप भी छोड़ना है, एक डिफरेंस छोड़ना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही ले लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, सिंपल 0.5 सेंटीमीटर, आप कोई भी, मतलब वो डिफरेंस जो है हर बार के बीच में इक्वल होना चाहिए। तो हिंदी में हमने किसी स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे, 10 के सामने तक जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, और एक बार बना देंगे, ये बना दिया हमने, यहाँ पर लिख देंगे हिंदी, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, या अंदर भी लिख सकते हो हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है बच्चे, इंग्लिश। इंग्लिश में स्टूडेंट ने कितने लिए हैं, 15। तो जितना स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ा था उतना ही स्पेस यहाँ पर छोड़ करके और एक बार बनाएंगे, वो कहाँ तक जाएगा, 15 के सामने तक जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, आपका बार जो है वो 15 के सामने तक। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है बच्चे, ये है इंग्लिश, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। तो इसमें 15 मार्क्स लिए हैं इसने। उसके बाद मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 12 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो वही ये एक बार बनाएंगे मैथ्स के लिए, और 12 के सामने तक जाएगा वो, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका आ गया मैथ्स। देन नेक्स्ट क्या है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस में कितने मार्क्स हैं, 16। तो 16 कहाँ पे होगा, 15 के तुरंत बाद 16, 17, 18, तो अप्रॉक्स यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा, इस तरीके से आप, ये आपका आ गया। ये कौन सा सब्जेक्ट था, साइंस।
फिर देन लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी, उसमें कितने मार्क्स लिए हैं, 18 मार्क्स लिए हैं। तो इतना ही गैप जितना हमने छोड़ा हुआ है ये बस ध्यान रखना है आपने। और कहाँ तक जाएंगे हम, 18 तक जाएंगे, ये 18 के सामने तक ये आपका आ गया। ठीक है सब बच्चे, तो ये आपका आ गया एसएसटी के मार्क्स। ये जो बना है ये आपका आ गया बार ग्राफ, इसको हम क्या कहेंगे, बार ग्राफ कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने इस तरफ लेना है फ्रीक्वेंसी और इस तरफ लेना है जो भी आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। जिस तरीके की आपकी टेबल दी हुई है उसी तरीके से आपने ये इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये लाइनें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट करेंगे, अब कोई भी यूनिट आप ले लीजिए, जो है स्केल आपको जो मर्जी लेना है वो उस तरीके से आप ले सकते हैं। हमने 3 का लिया, 3, 6, 9, 1 का भी ले सकते हैं। 1 का हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 18 तक ये बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नहीं लिया। 2 का भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, या 5 का भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो, और ज़्यादा बड़ा है 10 का ले लीजिए, 20 का, जो आपका दिल करता है उस तरीके से आप जो है इसमें स्केल ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बार ग्राफ आपको, बाकी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ जो जो आपकी यूज होंगी। अब ये बार ग्राफ में, एक बार ग्राफ जो है ना ये सिंगल बार ग्राफ था, इसी में एक डबल बार ग्राफ भी आता है। डबल बार ग्राफ और सिंगल बार ग्राफ में फ़र्क क्या है कि जैसे हमने यही इन्फॉर्मेशन बनाई थी, इसी इन्फॉर्मेशन में मान लीजिए ये इसका हिंदी के मार्क्स थे। ठीक है बच्चे, हिंदी के मार्क्स मान लीजिए 15 थे, फॉर एग्जांपल 9, 6, 3। ठीक है, 15 मार्क्स थे। मान लीजिए इसी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म में तो उसके 15 थे, बट सेकंड टर्म में अब ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स थे और इधर आ गया सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में 18 है, फर्स्ट टर्म में 15 है, ये हिंदी के मार्क्स हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, डबल बार ग्राफ बनाएंगे। अब डबल बार ग्राफ क्या होगा, अब ये हिंदी के ही मार्क्स हैं 15 और 18, तो यहाँ पे हिंदी में फर्स्ट टर्म में तो 15 आ गया, यहाँ पर हमने लिखना है सब्जेक्ट ही, इधर मार्क्स ही आएगा, सेम ही इन्फॉर्मेशन है। तो हिंदी में फर्स्ट टर्म में हो गया 15, सेकंड टर्म में कितना 18, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। तो यही बार जो है ना साथ इसके साथ में लेंगे और ये कहाँ पे जाएगा 18 तक। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, सब्जेक्ट क्या था आपका, हिंदी हो गया। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं तो इस इन्फॉर्मेशन का जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो ये डबल बार ग्राफ बन जाएगा। अब मान लीजिए इसी में दिया हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश में 12 और आपका 15 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जितना गैप हमने यहाँ छोड़ा था उतना ही गैप हम यहाँ छोड़ देंगे, और फर्स्ट टर्म में कितने हैं 12 हैं, तो 12 के सामने तक जाएंगे, यानी ये हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म का आ गया, और सेकंड टर्म में कितना है 15, तो ऊपर तक जाएंगे, कम होते तो नीचे आ जाता। ये इन्फॉर्मेशन ये किसका आ गया, इंग्लिश का, तो इसको हम कहेंगे डबल बार ग्राफ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो डबल बार ग्राफ। ठीक है बच्चे, देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मान लीजिए हमें डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, टेबल बनानी है, जैसे क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डेटा को हमने अरेंज करना है, डेटा अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बेसिकली होता क्या है, 3 कॉलम आपके बनते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे सब्जेक्ट की ही हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो कॉलम होगा वो हो गया आपका टेली मार्क्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई चीज़ कितनी बार हमने, कितने टाइम्स अकर हुई है, कितने टाइम्स वो यूज हुई है, या इसकी हिंदी में बात करें तो बारंबारता होती है कि कितनी बार वो चीज़ यूज हुई। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में मार्क्स किसी स्टूडेंट के आए हैं बच्चे 15 आए हैं, तो टेली मार्क्स क्या हो जाएगा, टेली मार्क्स इस 15 नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बाई लाइंस। जैसे कि इस तरीके से करते हैं हम 1, 2, 3, 4 और 5 का ये कंप्लीट बनता है। तो ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपका क्या आ गया, टेली मार्क्स। मान लीजिए इंग्लिश में कि कितने मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, ये 5 और इसके बाद 6, इस तरीके से आ जाएगा। मतलब 5 पे ये कंप्लीट हो जाता है। 5th में हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं सबको। मैथ्स में मान लीजिए उसके मार्क्स हैं 12, तो 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 1 2, यानी 10 के बाद 11 12। तो इस तरीके से ये क्या है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है बच्चे, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस तरीके से भी आता है कि डेटा को हमने ग्रुपिंग करना है, ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं क्लास इंटरवल का। अब क्लास इंटरवल क्या होता है देखिए, मान लीजिए इस तरीके से है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में, तो उस स्कूल में हमने टेस्ट लिया है, यूनिट टेस्ट लिया है। यूनिट टेस्ट के अंदर मान लीजिए 50 मार्क्स का कोई यूनिट टेस्ट है, 50 मार्क्स का कोई टेस्ट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, वही टेली मार्क्स, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी, या मार्क्स भी लिख सकते हो, मतलब हम मार्क्स की बात करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी होता है, एक ही चीज़ है। यहाँ ये तो मार्क्स हो गया, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही हम यूज करेंगे वर्ड। जैसे कि 50 मार्क्स हुए हैं और इस तरीके से ग्रुपिंग किया हुआ है कि 0 से लेकर के 10 के बीच में टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 0 से लेकर के 10, मतलब 0 से लेकर के 10 तक के मार्क्स जो आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। तो 0 से 10 के बीच में 60 हो गए, तो 60 हम टेली मार्क्स ड्रॉ कर देंगे। बहुत बढ़िया है, ये ज़्यादा स्पेस लेगा, तो 5 के इस तरीके से हम 12 आपके कंप्लीट बन जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए 10 से 20, तो क्लास इंटरवल आप समझ में आ गया होगा, 0 से 10 एक रेंज आपको दी होगी, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50। मैक्सिमम कितना था, 50 मार्क्स था। इस तरीके से चलेगा। मान लीजिए 10 से 20 के बीच में आए हैं फॉर एग्जांपल 12 स्टूडेंट के, तो 12 स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 11 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 हैं, टेली मार्क्स कितने हमने यूज़ किए, 12 यूज़ किए। तो ये क्या है, बेसिकली क्लास इंटरवल है। तो जब ग्रुप में दिया हुआ है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को इस तरीके से भी क्लास इंटरवल लेकर के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने दो तरीके से बताई है डेटा को अरेंज करने के लिए, एक आपकी ग्रुपिंग जिसमें क्लास इंटरवल यूज हुआ है, दूसरा सिंपल आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है बच्चे, जैसे आपका बार ग्राफ होता है उसी तरीके से आपका हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम भी एक जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल ग्राफी कह सकते हो आप इसको, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में सिर्फ एक डिफरेंस है, वही सेम उसी तरह का है, बट डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, बार ग्राफ में हम जैसे इस तरीके से हमने अलग अलग बार बनाए हैं, उसमें हम स्पेस छोड़ देते हैं, बीच में हम स्पेस छोड़ देते हैं। बट हिस्टोग्राम में आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना। फॉर एग्जांपल ये 12 मार्क्स लिए हिंदी में और इंग्लिश में मान लो 15 मार्क्स, तो यहीं से वो लाइन शुरू हो जाएगी, 15 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। ठीक है, जब हम गैप छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बार ग्राफ बन जाता है। ठीक है, यहीं से इसी में मान लीजिए उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई और 963 और सब्जेक्ट है SST है, SST में मान लो 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, SST। तो ये इस तरीके से जो बनेगा वो हिस्टोग्राम बनेगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बार बनते हैं उनके बीच में अगर स्पेस नहीं है तो वो हिस्टोग्राम है, और अगर स्पेस छोड़ा हुआ है तो वो बार ग्राफ है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, आपका देखते हैं पाई चार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्या होता है पाई चार्ट, देखेंगे हम। पाई चार्ट जो है बेसिकली एक सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का ही तरीके हैं सारे, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के ही मेथड हैं। इस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, हम देखते हैं
हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए वही आपका सब्जेक्ट ही ले लिया मैंने, उसी इन्फॉर्मेशन को मैं इसी तरीके से लिखता हूँ। सब्जेक्ट हैं आपके हमने कहा हिंदी, इंग्लिश, देन मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मार्क्स कितने आए हैं किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को? टोटल मार्क्स हिंदी में आए हैं 90, इंग्लिश में आए हैं 60 आउट ऑफ 100 हैं, ले रहे हैं हम। मैथ्स में आ गए 45, एसएसटी में आ गए बच्चे 75 एंड साइंस में आपके आ गए फॉर एग्जांपल हम ले लिया 45 ही ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स देख लेते हैं। टोटल मार्क्स कितना हो गया? 5 3 जा 15, 9 और 6 कितना हो गया? 15 और 4 19, 19 और 11 कितना हो गया बच्चे? 30, 305। इसका टोटल हम देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 365 कर लेते, 360 कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कटने में आसान हो जाएगा इसको। यानी 60 और चाहिए हमें, 60 और चाहिए, तो इसमें मैं 75 था ना, इसको चलो 75 ही लेते हैं। 60 और चाहिए, इसको भी 75 ले लिया मैंने, और यहाँ पे भी 75 कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये कितना होगा? 360 हो गया मुझे लगता है। 5 3 जा 15, ये चलो 70 ले लिया, 21 और 15 कितना हो गया? 36, ठीक है। अब ये भी हटा दीजिए, चलिए 70 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 360 आ गया। अब हम पाई चार्ट में हमने क्या रखना है, क्या चीज़, किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है? सबसे पहले जब भी हमें कभी भी पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? एक तो सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल मैंने ड्रा कर लिया, कंपास से और पेंसिल की हेल्प से आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है? जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे ये सब्जेक्ट हैं, मार्क्स ऑब्टेन है किसी स्टूडेंट के, इतने इतने मार्क्स लिए उसने डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो देन हमने क्या करना है? सेंट्रल एंगल निकालना है कि ये जो हिंदी में मार्क्स लिए हैं 90, ये सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम सेंट्रल एंगल? सेंटर एंगल लिख सकते हो। सेंटर एंगल कितना बनाएंगे? देखो ये टोटल जो हिंदी में मार्क्स लिए हैं उसने 90 मार्क्स लिए हैं, और टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं 360। सबका हमने टोटल किया तो वो कितना आया था? 360 आया था। तो सेंट्रल एंगल कभी भी हम निकालते हैं, जैसे कोई भी, ये सर्कल ड्रा किया मैंने, मान लीजिए ये लाइन है, और इस पॉइंट पे मैंने ये कंप्लीट एंगल जो बनाया है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का है। यानी किसी भी सेंटर पे, किसी भी सर्कल के सेंटर पे, मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर ये है और ये सर्कल कंप्लीट हो गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना है? ये टोटल 360 डिग्री का एंगल बना है, यानी कंप्लीट एंगल बना है। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदी में मार्क्स कितने लिए इसने? 90 मार्क्स लिए। तो सेंट्रल एंगल क्या आ जाएगा? 90 डिवाइड बाई सारे का टोटल कितना है? वो है 360। तो डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई बाई सेंट्रल एंगल जो होगा, टोटल जो कंप्लीट एंगल जो हम लेते हैं, कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो ये 360 से 360 कट जाएगा, कितना बचा बच्चे? 90 डिग्री का ही बचा। तो जो हिंदी में जो मार्क्स लिए हैं 90, वो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी तरीके से इंग्लिश के मार्क्स कितने डिग्री का बनाएंगे? 60 मार्क्स लिए हैं, टोटल मार्क्स कितना होगा? 360 मल्टीप्लाई बाई 360। तो ये भी 360 से 360 कट गया, ये कितने बनाएंगे? 60 डिग्री। सेम ही आ जाएगा, ये 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का, और ये भी जितने मार्क्स लिए उतने डिग्री का ही, क्योंकि इन सब का टोटल मैंने क्या लिया था? 360 लिया था। इन सभी का टोटल जो है 360 था, इसलिए ये एंगल उतने डिग्री का ही बनाएंगे। बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे इसमें हिंदी में मार्क्स इतने थे, 90 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, सभी का टोटल, मल्टीप्लाई बाई सेंट्रल एंगल जो है, जो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस अलग अलग जो है ये सभी के क्या आ गए? एंगल आ गए। अब हमने क्या करना है? ये जो एंगल आ गए आपके सेंट्रल एंगल, इन सभी का टोटल 360 होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ये इन सभी एंगल्स का टोटल क्या होना चाहिए? 360, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का। तो अब हमने क्या करना है? एंगल बनाने हैं। हम क्या लेंगे? कोई भी रेडियस ले लेते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कहीं पे भी। तो पहला जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का। तो हिंदी के मार्क्स कितने हैं? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे?
इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। डी की हेल्प से बना सकते हो आप, तो प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख दो या कोई सिंबल बना दीजिए। हिंदी के लिए एच बना दिया हमने इस तरीके से, या हिंदी लिख दिया डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या है, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 60। अब ये आपने ये लाइन, इस लाइन को बेस लेना है, यानी डी की जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर रखनी है और डी का सेंटर पॉइंट इस लाइन पे, इस पॉइंट पे रखना है और 60 डिग्री का एंगल बना देना है। वो इस तरीके से बनेगा। यह 60 डिग्री का आ गया। यहाँ पे कितने हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। फिर आपका क्या आ गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में कितना डिग्री का, 70 डिग्री का। तो यहाँ पे आपने क्या बनाना है, 70 डिग्री का एंगल। ये आपका आ गया मैथ्स। 70 डिग्री का जब एंगल बनाओगे तो इस वाली लाइन को आपने, इस वाली लाइन पे आपने प्रोटेक्टर की लाइन रखनी है, डी की लाइन रखनी है, ये ध्यान रखना है। एसएसटी में 70 आ गए, उसके बाद एसएसटी का बना देंगे 70 डिग्री का। अब इस लाइन को बेस ले लेंगे एसएसटी। उसके बाद साइंस का लास्ट बचा 70 डिग्री, वो अपने आप 70 डिग्री का बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइंस। तो इसको बोलते हैं हम पाई चार्ट। ये जो मार्क्स दिए हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया पिक्टोग्राफ, मतलब इस एक पाई चार्ट के माध्यम से। तो ये जो बना है आपका, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, इसको हमने पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बाकी एक्सरसाइज में करेंगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट इसका टॉपिक है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, उसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लास्ट आपने क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे चांस कह दूं मैं, चांस, ठीक है, कि किसी काम के होने के चांस क्या होंगे। हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, संभावना कह सकते हैं। जैसे आज बारिश होगी या नहीं, उसकी संभावना क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है बच्चे, तो कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस क्या होगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है। तो कॉइन में क्या क्या होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। कॉइन की में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। तो या तो जब आप कॉइन को टॉस करते हो, कॉइन को जब आप उछालते हो, तो उसके अंदर दो ही आपके पास आउटकम्स होती हैं, या तो हेड या टेल। तो अब आपसे पूछे कोई कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपने ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी इवेंट आपको दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 होती है। कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होगी, यानी कि 0 से 1 के बीच में होगी। कोई इवेंट अगर पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और कोई इवेंट 100% पॉसिबल है कि होगा ही होगा, कोई चीज़ है मान लीजिए होगी ही होगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और बाकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में। श्योर इवेंट जिसको हम बोलते हैं कि वो इवेंट श्योर है, होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। और कोई इवेंट हमें पता है कि वो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, बाकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉइन को हमने टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो हम उसको पी से डिनोट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इवेंट, ई से डिनोट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ, इसको हम लिखते हैं, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे और टोटल आउटकम्स से हमने उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका, कोई भी इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल, आपसे पूछ रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, हेड आने की, कि कोई कॉइन को हमने टॉस किया उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चे हम देखते हैं कि हेड कितने टाइम्स होता है कॉइन में, 1 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए या फेवरेबल केसेज हो गए वो आपके क्या हैं, 1 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल जो है कोई कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो हेड होगा या टेल होगा, तो कितने आउटकम्स हैं टोटल, 2 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हेड आने की 1/2। इसी तरीके से आपसे अगर टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो फेवरेबल आउटकम्स टेल के 1 ही है और टोटल कितने हैं,
2 है, तो 1/2 आ जाती है। अब हम जैसे मान लीजिए कोई डाइस को हम थ्रो करते हैं, डाइस के अंदर क्या होता है, पासा जो आप खेलते हैं छोटा सा एक होता है ना डाइस, क्यूब की तरह का होता है इस तरीके से, उसके ऊपर क्या होता है 6 फेसिस उसके होते हैं। 6 के 6 फेसिस पे क्या होता है 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसी डाइस को हमने थ्रो किया है और उस डाइस के अंदर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी क्या किसकी, टू गेट द इवन नंबर, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इवन नंबर्स के फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, फेवरेबल केसेस क्या हैं, तो फेवरेबल केसेस जो हैं वो क्या होंगे, इवन नंबर कौन से हैं बताओ आप। नंबर ऑफ, यहाँ पे इवन नंबर चेक करेंगे, ये 2 इवन कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 4 6, तो इवन नंबर कितने हैं बच्चे 3 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी किसकी, इवन नंबर की, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 कटता है तो काट दीजिए 1/2 आ गई। आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, तो प्राइम नंबर इसमें कौन से हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 प्राइम है, 2 3 5, तो 3 प्राइम नंबर है, टोटल कितने हैं 6 हैं, तो वही प्रोबेबिलिटी इसकी भी क्या होगी 1/2। अब दूसरा आप क्या, एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, तो इसमें डिफरेंट टाइप के ओड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन की पूछा, प्राइम की पूछा, कंपोजिट की पूछ लेगा, तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस या टोटल आउटकम्स आप जो लिखना चाहें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी इवेंट अगर है आपका, उस इवेंट के होने की और न होने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। आज बारिश होगी या नहीं, आज बारिश होगी या नहीं होगी, दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। यानी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बारिश न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, ऑलवेज 1 आएगा। तो हमेशा कोई भी इवेंट है उसकी होने और न होने का टोटल की कितना होगा, प्रोबेबिलिटी का ऑलवेज 1 होता है। इस तरीके से ये हमने चैप्टर को आज जो हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देख रहे हैं, इसको हमने ऑलमोस्ट टर्म्स जो यूज हुई हैं इस चैप्टर में उनको कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद करने की ट्राई कीजिए, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम साथ के साथ उसको कवर करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास आप शेयर भी करें ताकि वो भी इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान घर पे बैठ करके आराम से पढ़ सकें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।